नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सरफराज खान और आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज़। और आज की इस पॉलिटिकल थ्योरी की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और इस दूसरी वीडियो में हम आज इस बुक की सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। सेकंड चैप्टर है फ्रीडम, और जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्वतंत्रता। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोट बाय B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य पढ़ के सुनाता हूं और समझाता हूं और इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, यानी जो दिमाग की स्वतंत्रता है वो असल स्वतंत्रता होती है। यानी व्यक्ति अगर दिमागी रूप से स्वतंत्र है, अपने दिमाग से वो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, तभी वो स्वतंत्र है, अदरवाइज वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसा किसका मानना है? अम्बेडकर जी का मानना है। और अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम फ्रीडम वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। कुछ 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वीडियो के लास्ट में फर्स्ट चैप्टर के, तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्वतंत्रता का आदर्श क्या है। ठीक है, आइडल ऑफ फ्रीडम समझेंगे हम, स्वतंत्रता की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम या लिबर्टी हम समझेंगे हमें प्रतिबंधों की स्वतंत्रता में क्यों जरूरत है, वाई रिस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी इन फ्रीडम। एंड J.S. मिल का हम हार्म प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे, और वो स्वतंत्रता से कैसे कनेक्टेड है हम ये भी समझेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में। और लास्ट में हम समझेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या और ये कैसे काम करता है, इस पे किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। चलिए अब डिटेल में समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इस बुक का जो पहला हेडर है, मेन हेडर है 2.1, वो है द आइडल ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का आदर्श आखिर है क्या। तो स्वतंत्रता के कुछ बेसिक आदर्श है और उसको समझने के लिए इस बुक के अंदर हमें स्वतंत्रता के आदर्शों की 2 कहानी दिखाई गई है। 2 कहानी, जिसमें पहली कहानी जो है हमारी, उसमें हमें नेल्सन मैंडेला की कहानी दिखाई गई है, और दूसरी कहानी जो है हम इसके बाद देखेंगे आंग सान सू की कहानी। तो नेल्सन मंडेला की कहानी जो है वो पुस्तक लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम से ली गई है, यानी स्वतंत्रता की लंबी यात्रा वाली उनकी पुस्तक से ली गई है, जिसमें मंडेला के संघर्ष के बारे में बताया गया। अब संघर्ष क्या था उनका, स्वतंत्रता पाने का जो संघर्ष था वो ये था कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव के खिलाफ वो लड़े। रंग भेदभाव बहुत ज्यादा होता था दक्षिण अफ्रीका में, उसके खिलाफ वो लड़े। इसके लिए उन्होंने 28 साल जेल में बिताए, यानी कि आधे से ज्यादा जीवन अपना उन्होंने दांव पे लगा दिया। काले लोगों को स्वतंत्रता के लिए अपनी निजी स्वतंत्रता का उन्होंने त्याग किया। 28 साल जेल में रहना, लेकिन किसके लिए? दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा बलिदान होता है। तो अब हम समझेंगे कि नेल्सन मंडेला की लाइफ में ये रंग भेदभाव आखिर था क्या, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इतना लंबा संघर्ष किया। तो रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, काला और गोरा, श्वेत और सफेद और काला, वो रंग भेदभाव कहलाता है। इनके आधार पर जो भेदभाव करते हैं, इसमें शादी करने में पाबंदी होती है, काला सफेद से नहीं करता, सफेद काले से नहीं करता, ऐसी पाबंदी थी। शहर में घूमने फिरने पर रोक थी किन लोगों पे? ब्लैक किस्म के लोगों पे। और उनके अलग अलग रंग के आधार पे अलग स्कूल होते थे, अलग अस्पताल होते थे, अलग बसें होती थी, यानी कि जो बेसिक यूटिलिटीज की जो भी चीजें होती थी वो भी अलग कर दी। ये रंग भेदभाव होता था। तो इस तरह का भेदभाव कौन से लोग अफ्रीका में सहते थे? जो अफ्रीका में काले किस्म के लोग थे, और नेल्सन मंडेला भी उनमें से एक थे, और जिन्होंने अपने पूरे समुदाय के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। तो बलिदान दिया और उन्हें फल भी मिला, और आज अफ्रीका में रंग भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। वहीं दूसरी कहानी है आंग सान सू की। ये पूरा नाम है आंग सान सू की। अब ये कौन है? इनकी पुस्तक जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति से हम इनके बारे में समझते हैं।
सू की जो संघर्ष की कहानी है वो म्यांमार में शासन के खिलाफ आंदोलन की कहानी है। इन्हें अपने घर में ही नजरबंद कर दिया गया था, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। कहां पर? म्यांमार में। अपने बीमार पति से भी इन्हें मिलने नहीं दिया गया और ये मिल नहीं सकी क्योंकि इन्हें डर था, सरकार को डर था कि अगर इन्हें एक बार मिलने दिया गया इनके बीमार पति से तो ये वापस नहीं उनके हत्थे चढ़ेंगी, मिल नहीं पाएंगी। और जो आंग सान सू की थी वो गांधी के विचारों से प्रेरित थी, यानी अहिंसा के विचार से प्रेरित थी। और इस अहिंसा के विचार ने ही इन्हें वहां स्वतंत्रता दिलाई और इन्होंने भय से मुक्ति पाई। और जहां इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था वहीं एक टाइम के बाद ये वहां की शासक भी बनी। इतनी कहानी मैं आगे बताऊंगा नहीं, बस छोटी सी ये कहानी थी। तो ये दो कहानी में हमने बस ये देखा कि कहाँ व्यक्ति जो है स्वतंत्रता को पाने के लिए किस किस लेवल का संघर्ष करता है। एक जो स्वतंत्रता थी वो रंग भेदभाव के खिलाफ थी और दूसरी स्वतंत्रता जो थी वो भय से मुक्ति के खिलाफ थी, जहां शासक जो अपने लोगों को कैद करके रखने के खिलाफ थी। तो इस दोनों कहानी से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की के संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता के आदर्श को समझाइए। तो देखो, इसे आप बड़े आसानी से समझा सकते हो कि दोनों का स्वतंत्रता का जो आदर्श था वो बेहद जरूरी था और गंभीर था। और स्वतंत्रता के आदर्श में अहिंसा बहुत सर्वोपरि थी और संघर्ष भी बहुत सर्वोपरि था। और इस अहिंसा और संघर्ष के जरिए ही उन्हें वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आंसर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम सही मायनों में समझते हैं कि स्वतंत्रता आखिर है क्या, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में जैसे कि हमने समझा था कि सिंपल डेफिनेशन कभी भी प्रॉपर नहीं होती है और ये सोक्रेट की बताई गई बात है। उसी तरीके से जो स्वतंत्रता की साधारण परिभाषा है उसको समझ के आप उसे कंप्लीट नहीं मान सकते। और साधारण तौर पे स्वतंत्रता को क्या बोलते हैं? अपने जीवन और भाग्य को खुद से नियंत्रित करने की अगर शक्ति किसी के पास है तो वो स्वतंत्र है। यानी कि मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। तो जब व्यक्ति अपने जीवन और भाग्य को खुद नियंत्रित करता है तो वो स्वतंत्र माना जाता है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता प्लस समाज की स्वतंत्रता दोनों ही जरूरी होती है। सिर्फ एक इंडिविजुअल को फ्री कर दिया जाए और सामाजिक स्तर पे उसकी फ्रीडम के आगे समाज की फ्रीडम को बाध्य बना दिया जाए तो ये गलत होगा। अगर एक व्यक्ति फ्री है तो सोसाइटी भी फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करके सोसाइटी की फ्रीडम को वो हनन करे। तो वहीं ये दोनों फ्रीडम बहुत जरूरी होती है। संस्कृति और भविष्य की रक्षा करने का भी अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कोई अपने कल्चर और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की भी मांग कर सकता है। जब हम पहली डेफिनेशन समझते हैं अपने जीवन को और भाग्य को खुद से नियंत्रित करने की शक्ति, तो जीवन और भाग्य में भविष्य भी है और कल्चर भी है, ठीक है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या हुआ था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। वहीं आर्थिक न्याय और सम्मान के लिए आंदोलन, आशा और आंगनवाड़ी का विरोध प्रदर्शन हम देख सकते हैं। वहीं शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के मुद्दे के लिए नागरिक स्वतंत्रता पर बहस होती है, ठीक है। इसके अलावा स्वशासन यानी खुद का शासन, सेल्फ आइडेंटिटी पहचान और संवैधानिक सुरक्षा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी की मांग भी जो हो रही है वो लद्दाख आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलती है। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो अगेंस्ट चल रहा है किसके? एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट चल रहा है। उसकी जो कार्यशैली है उसके अगेंस्ट चल रहा है। उसके काम करने का तरीका उस कुर्सी पे बैठने के लिहाजे से सही नहीं है, इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप त्याग दो। इस आंदोलन के दौरान लद्दाख के प्रमुख शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भी आंदोलन से खुद को जोड़ा है और वो लद्दाख आंदोलन से जुड़े हुए माने क्या जाते हैं? उन्होंने लद्दाख को स्वशासन और पहचान और संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए
काफी कुछ 2 या 3 महीनों तक उन्होंने आंदोलन भी किया और आंदोलन के दौरान कुछ हिंसा भड़की थी जिसके लिए उन्हें काफी लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि वो अब बाहर आ गए हैं और वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलके अपनी इस मांग को, लद्दाख आंदोलन की मांग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल से समय तक के लिए, अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं महिलाओं का अनिवार्य हिजाब के खिलाफ विरोध आंदोलन, ये हमें ईरान में देखने को मिलता है। ईरान की महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने किसके खिलाफ किया? हिजाब के खिलाफ की। उन पे ऊपर अनिवार्य कर दिया गया था कि भाई हिजाब पहनना कंपलसरी है। मिलिट्री जुंटा के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए जन आंदोलन, ये हमें म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन देखने को मिला। जो मिलिट्री जुंटा ग्रुप था उसने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को पूरी तरह विफल कर दिया था म्यांमार में। और वही हमें देखने को आंग सान सू की कहानी से देखने को मिलता है। उन्हें उसी दौरान हाउस अरेस्ट भी किया गया था। और उस लोकतंत्र की आंदोलन म्यांमार का ये स्वतंत्रता का आंदोलन दिखाता है। लड़कियों की पढ़ाई और महिला अधिकारों के लिए प्रतिरोध, जो रिस्पॉन्स है वो अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई के लिए संघर्ष, ये भी स्वतंत्रता का आंदोलन है। तो आप देखिए स्वतंत्रता की परिभाषा कितनी सिंपल है कि अपने जीवन और भाग्य को खुद से नियंत्रित करने की शक्ति। और जो अपने जीवन और भाग्य के लिए आपको देखो, ब्रिटिश गुलाम हो तो आज़ादी चाहिए, ठीक है, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आर्थिक आज़ादी चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, ये भी स्वतंत्रता है। आप खुद पे शासन कर सको, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी हो और कॉन्स्टिट्यूशनल आपको सिक्योरिटी मिले, ये भी स्वतंत्रता की मांग है। महिलाओं की पढ़ाई, उनकी सेफ्टी, सुरक्षा, ये भी स्वतंत्रता की मांग है। तो स्वतंत्रता जो है ना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जो है कॉन्सेप्ट है, बहुत वृद्ध ये अवधारणा है और जिसे इतनी आसानी से और सरल शब्दों में कोई समझा दे वो सही नहीं होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली स्वतंत्रता की ना 2 तरह की परिभाषा है। एक बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव यानी कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा आत्म अभिव्यक्ति का विस्तार, सेल्फ एक्सप्रेशन। जब भी आप स्वतंत्रता की परिभाषा दो तो इन 2 बातों का जिक्र जरूर करना। जो हमने बात पहले की है, पहले क्या की है कि अपने जीवन और भाग्य को खुद से नियंत्रित करने की शक्ति, ये जो बात है ये बात आती है बाहरी प्रतिबंधों के अभाव से। यानी कोई भी आपको रोके टोके नहीं, आप स्वयं यानी सेल्फ कंट्रोल से अपने तरीके से खुद का निर्णय ले सको, यानी कि आपके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई कि बाहर से जब आपको कोई तंग नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा, आपके दिमाग को कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है, तब आपके पास ये वाली स्वतंत्रता होगी। वहीं दूसरी आत्मा अभिव्यक्ति का विस्तार वाली स्वतंत्रता यानी सेल्फ एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना, रचनात्मक और प्रतिभा को खिलने का मौका मिलना। यानी कि भी देखो, आप स्वतंत्र हो, आप एक गरीब व्यक्ति हो, आप एक लाचार व्यक्ति हो, आप एक विकलांग व्यक्ति हो, आप एक वृद्ध व्यक्ति हो। तो इस तरह की कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती है। अलग अलग ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोग, जिन्हें आज के समय पर अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो इन लोगों के पास एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स तो है, मान सकते कि भारी कोई अभाव प्रतिबंध नहीं है इनके ऊपर, लेकिन इनके पास क्या वो मौका है क्या ये अपनी आत्मा अभिव्यक्ति का विस्तार कर सकते हैं? अगर कोई इनको प्रोटेक्शन ना दे, कोई इनको सहारा ना दे, कोई इनको आर्थिक सामाजिक सहारा ना दे, कर सकते हैं? तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो अपनी क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से वो कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी जरूरी होता है। तो ये 2 बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और आत्मा अभिव्यक्ति का विस्तार, ये स्वतंत्रता के 2 पहलू हैं। इन्हीं 2 पहलू से स्वतंत्रता कंप्लीट होती है। साधारण तरीके से स्वतंत्रता को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर हम, फिर मैं एक गरीब बच्चे का उदाहरण लेता हूं कि वो स्वतंत्र है स्कूल जाने के लिए,
ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो हर कोई बच्चा 5 साल के बाद उसको शिक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन वो स्कूल जा ही नहीं रहा है, वो नाम ही नहीं लिखवा रहा। क्यों? क्योंकि उसके माँ-बाप उससे बंधुआ मज़दूरी करवा रहे हैं। कोई बाहर काम करवा रहे हैं, कोई चाय की दुकान पे, कोई ऐसी जगह पे जो बहुत खतरनाक जगह है, भट्टी में, ढाबे पे। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी है। लेकिन सरकार उनको पूर्ण विकास का मौका देती है कि भैया अगर इस तरह 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई भी माता-पिता अगर जबरन मज़दूरी करवाता पाया गया, तो सज़ा है, कानूनन सज़ा है। तो माँ-बाप को मजबूरन उन बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। तो उन बच्चों का अधिकार, जो स्वतंत्रता है, वो किसने दिलाई? उस कानून ने दिलाई। पूर्ण विकास का मौका दिया, उन्हें रचनात्मक और प्रतिभा को पूर्ण खिलने का मौका, ये भी देना सरकार का दायित्व है। ठीक है, सिर्फ वो दिख रहा है स्वतंत्र, दिखने से स्वतंत्र नहीं होता जब तक उसको पूर्ण मौका नहीं मिलता है। और ये हर किस्म के पहलुओं पे अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम स्वतंत्रता के मूल पहलू और वृद्ध पहलू को हम समझ रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र समाज की पहचान क्या होती है? स्वतंत्र व्यक्तित्व तो हमने समझ लिया, अब स्वतंत्र समाज समझते हैं कि एक समाज कब स्वतंत्र होता है? सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ विकास करने का मौका मिले। यानी जो समाज में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कम से कम परेशान किया जाए, सामाजिक स्तर पे कम से कम रोका टोका जाए, ताकि वो पूर्ण तरीके से अपना विकास कर सके, व्यक्ति अपनी संभावनाओं को साकार कर सके। यानी कि जो भी वो पॉसिबिलिटीज अपनी लाइफ में देखते हैं, इंडिविजुअल तौर पे या सोशल तौर पे, समाज के लिए या खुद के लिए, तो उसको वो पूरा कर सके। उस पूरा करने में या तो राज्य यानी सरकार उनको योगदान दे, उनको बढ़ावा दे, या कम टोके कम रोके। ठीक है, तो ये दोनों चीज वैल्यू करती है। अब एग्जाम्पल मैंने दे रखा है इसके अंदर दो। पौधे की तरह, मिट्टी उपजाऊ है, धूप मिले, पानी मिले तभी फूल खिलता है। मिट्टी सिर्फ मिट्टी उपजाऊ है और उसमें आप बीज नहीं लगा रहे हो, बीज लगा दिया तो उसे धूप नहीं मिल रही है, धूप मिल रही है तो उसे आप प्रॉपर पानी नहीं दे रहे हो, पानी दे रहे हो, तो ये सारा जो प्रोसेस का पूरा पार्ट जो है कि मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ पौधे के लिए धूप मिलना, पानी मिलना जरूरी है। इसी तरीके से एक स्वतंत्र व्यक्ति की लाइफ में स्वतंत्रता पाने के लिए जितने भी पहलू जरूरी होते हैं, वो पहलू उनको देना जरूरी होता है, वरना वो खिल नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, वो स्वतंत्रता अपनी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वहीं वैसे ही इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले तभी वो स्वतंत्र हो पाएगा। ठीक है, सीधा पैदा हुआ, अब जो करना है कर ले, तू स्वतंत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा पहलू है एक व्यक्ति के स्वतंत्र लाइफ और समाज के स्वतंत्र हिस्से को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए। तो यहाँ हम स्वतंत्रता के बाहरी और आंतरिक पहलू को पूरी तरीके से समझते हैं। तो अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई स्वतंत्रता की दो परिभाषाएं लिखें, तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, तो आप कमेंट में इसको लिखना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। देखो, फ्रीडम का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है या इंडियन जो भारतीय संदर्भ है, वो स्वराज से है। अब ये स्वराज क्या है, इसे समझना जरूरी है। जब हम स्वराज को समझ जाएंगे तो हमें भारतीय जो संदर्भ समझ आ जाएगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि स्वराज आखिर है क्या। देखिए, स्वराज का अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना ये, स्व प्लस राज, यानी कि अपने ऊपर शासन। स्व मतलब स्वयं, राज मतलब शासन। अपने ऊपर शासन को ही स्वराज बोलते हैं। और राजनीतिक अर्थ से ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना स्वराज था। ये तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल नारा था, जो कि जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी मेरा खुद पे शासन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। तुमने भारत पे कब्जा कर रखा है, लेकिन तुम मेरे इस स्वराज के अधिकार को छीन नहीं सकते हो। और ये पॉलिटिकल वे में था। इसका पर्सनल वे में समझे, निजी तौर पे समझे, तो आत्मनियंत्रण
यानी कि सेल्फ कंट्रोल, खुद पे पूरी तरीके से कंट्रोल। ये बात गांधी के हिंद स्वराज में से निकल के आती है। ठीक है, ये जो गांधी जी का चरखा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको उसी का प्रतीक है, स्वराज का प्रतीक है कि अपने ऊपर शासन करने का प्रतीक है ये, कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़े को ना पहन के यहाँ भारत में उत्पन्न सूती से खुद का धागा बना के, खुद के लिए कपड़ा बना के हम खुद पहनेंगे और खुद पे खुद का शासन करेंगे। तो ये स्वराज के अर्थ हैं जो कि स्वयं पे शासन शासन की बात को दर्शाने का काम करता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वराज में हम और समझते हैं कि गांधी जी का विचार आखिर स्वराज को लेकर था क्या। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज होता है, ये बात गांधी जी ने कही थी। केवल राजनीति आजादी नहीं, पॉलिटिकल रूप से आपको फ्री कर दिया जाए, आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्वराज नहीं पा सकते हैं। स्वराज आप कब पाएंगे? व्यक्ति के आत्मसम्मान, जिम्मेदारी और आत्म साक्षात्कार, यानी कि बेसिकली व्यक्ति जब पूर्ण रूप से इंटरनली वो स्वतंत्र कर दिया जाता है, आंतरिक तौर पे बाहरी कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, वो अपना खुद का दायित्व पूर्ण कर सकता है, तब वो स्वराज प्राप्त करता है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है आर्थिक स्वराज। आर्थिक स्वराज के रूप में गांधी जी का चरखा यानी खादी, खादी उत्पाद, खुद के लिए खुद का कपड़ा और खुद आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात, ये आर्थिक स्वराज कहलाता है। और ब्रिटिश कानून को चुनौती, जो कि नमक सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किया गया था, ये भी स्वराज का शासन था कि भाई तुम हमें कुछ करने से नहीं रोक सकते, जो हमें करना है वो हम करेंगे, और ये हमारा जो स्वराज है जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पुट किया है यहाँ पे, स्वराज की अवधारणा गांधी के अनुसार समझाइए। तो गांधी के अनुसार आप आसानी से समझा सकते हैं। हालांकि तिलक जी ने ये बात कही थी कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी हम स्वराज को प्राप्त करते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत यानी कि जो सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, और प्रतिबंध आखिर आते कहाँ से हैं, बेसिकली कहाँ से उत्पन्न होते हैं और ये क्यों जरूरी है, इसे हम इस पॉइंट में समझेंगे। भी स्वतंत्रता हमें मिल गई, अब प्रतिबंध क्यों? पहले दोगे फिर लोगे, ऐसे नहीं चलेगा ना, लेकिन ऐसे ही चलेगा। ऐसा क्यों चलेगा आगे समझते हैं। ठीक है, प्रतिबंध के स्रोत यानी कि द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आखिर लगता है तो कैसे लगाते हैं? तीन तरीकों से यहां मैंने शो किया है कि स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगता है। पहला जो प्रतिबंध लगता है किसके द्वारा? सरकारी प्रभुत्व के द्वारा, यानी स्टेट पावर, जो स्टेट होती है वो लगाती है। जैसे कि उपनिवेशवादी शासन में जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो ब्रिटिश राज का प्रभुत्व था हमारे ऊपर। और एक उदाहरण तानाशाही सरकार का है, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही सरकार है, तो वो अपने हिसाब से स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो एक तो ये सरकारी प्रभुत्व हो गया, जो सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है, सरकार के प्रभुत्व द्वारा यानी सरकार की शक्तियों द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो सरकारी प्रभुत्व कहलाता है। और इसके दो उदाहरण मैंने आपको दिए। एक सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए लगाए जाने वाला प्रतिबंध। अब सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए स्वतंत्रता पे किस तरह का प्रतिबंध? जैसे कि जाति व्यवस्था में छुआछूत पर रोक, कि अगर जातिगत रूप से सभी को अपनी जाति की पहचान को ऊपर दिखाने की छूट मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, तो निचले स्तर के लोगों के, ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों को, जो ऊंचे तबके के लोग हैं या जो किसी भी आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो उनके साथ छुआछूत करना या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करना चालू कर सकते हैं, और समाज में इस स्तर का भेदभाव काफी बढ़ सकता है। तो इस भेदभाव को, इस असमानता को रोकने के लिए ही जो सामाजिक असमानता के आधार पर प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाया जाता है। इससे जातिगत हो या लिंग आधारित हो या किसी भी आधार का हो, जो हम अनुच्छेद 15 के अंदर पढ़ेंगे, जो अलग अलग आधार बता रखे हैं, लिंग, जन्म, जाति, धर्म, भाषा, स्थान,
किसी भी आधार का भेदभाव हो वो समाज में ना हो और सामाजिक असमानता जो है वो समाज को विफल ना बना सके, इसलिए ये जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भी जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किस तरीके से लगाया जाता है कि गरीब जो है शिक्षा जिसे नहीं मिल सकती उसके लिए स्वतंत्रता जो होती है वो सीमित होती है। ये बात मैं बार बार पहले चैप्टर से लेकर अब तक करता जा रहा हूं। जो गरीब व्यक्ति है वो शिक्षा सही से नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता जो है यानी फ्रीडम जो है वो जो लिमिटेड हो जाती है। तो लिमिटेड फ्रीडम को, उसकी लिमिटेड फ्रीडम को पूर्ण या एब्सोल्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या है कि अमीरी गरीबी के भारी अंतर को जो है दूर करना पड़ेगा, या उस गरीब व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा कुछ ऐसा देना पड़ेगा ताकि वो लाभ प्राप्त कर सके जो ऊंचे तबके का, आर्थिक रूप से ऊंचे तबके का व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। तो एक स्तर को बढ़ाने के लिए दूसरे पर प्रतिबंध लग जाता है। अब ये प्रतिबंध कैसे लग जाता है कि भी एक है एक EWS कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला सकता है और वो आगे हायर एजुकेशन में भी जो है आरक्षण पा सकता है, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का व्यक्ति। तो जब वो लाभ पाता है तो कहीं ना कहीं वो लाभ दूसरे को नहीं मिलता। तो जब वो लाभ दूसरे को नहीं मिलता तो दूसरा अपने आप को सोचता है कि भाई मेरा राइट जो है, मेरा जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है और कहीं ना कहीं रिस्टेन हो रहा है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपका अधिकार, आपकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं हो रही है। वो जो अधिकार EWS को दिया जा रहा है वो उसको उठाने के लिए दिया जा रहा है ताकि वो जो समाज में उसका स्तर है वो आप जैसा हो सके। तो इस 3 स्तर पे जो है जो प्रतिबंध होते हैं स्वतंत्रता के लिए, और ये 3 प्रतिबंध कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यानी कि पूरी तरीके से या पार्शियल रूप में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपकी फ्रीडम को। और फ्रीडम अगर कंट्रोल होती है तो वहाँ देखने वाली बात ये होती है कि वो सही तरीके से हो रही है, यानी कि वो जो कंट्रोल है वो न्याय संगत है कि नहीं है, वो उचित है कि नहीं है, ये सारी चीज़, वो फेयर है कि नहीं है, यानी कि फेयर मतलब उचित है कि नहीं है, ठीक है, और वो निष्पक्ष है कि नहीं है। तो मतलब अगर आपके ऊपर सरकारी प्रभुत्व से आपकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया जा रहा है तो नियंत्रण सही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मनमाना हो, आर्बिट्रेरी। और सामाजिक स्तर पर असमानता को दूर करने के लिए अगर आपकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया जा रहा है तो वो भी फेयर होना चाहिए। इसी तरीके से आर्थिक, तो कुछ भी प्रतिबंध लगता है तो प्रतिबंध किस स्तर तक उचित है इसे हम समझेंगे, देखते हैं आगे। अगर कॉन्सेप्ट में होगा ये तो इसे समझेंगे। बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिबंधों के तहत महत्व क्या है कि नागरिक शासकों पर नियंत्रण रख सके, यानी सिटीजन्स अपने जो रूलर्स पे कंट्रोल रख सके, इसलिए प्रतिबंध जरूरी है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये जरूरी माध्यम है प्रतिबंध। अब प्रतिबंध जरूरी माध्यम किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए ही प्रतिबंध जरूरी माध्यम है। अब अंबेडकर का जो संघर्ष था वो किसके लिए था? भारत में छुआछूत को दूर करने के लिए, जो भारत में दलित आंदोलन था, और फिर इसी के आधार पर छुआछूत निषेध कानून बना जो अनुच्छेद 17 के तहत डिफाइन भी है संविधान के अंदर। तो नागरिकों पर, शासकों पर, सभी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। और ये प्रतिबंध जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की ही रक्षा करते हैं, किसी ऐसे वर्ग की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़े हैं या ज्यादा पिछड़े हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 स्रोत बताइए कि ऐसे कौन से 3 स्रोत हैं जिससे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगते हैं। और ये 3 स्रोत अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आपको याद है तो प्लीज कमेंट करें ताकि आपकी जो मेमोरी पावर है बढ़े। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल वही आ गया कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कहां से आता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्यों, मतलब प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? जब फ्रीडम दे दिया छोड़ दो ना,
नहीं छोड़ सकते। प्रतिबंध जरूरी है, समझते हैं क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई अगर प्रतिबंध आपकी स्वतंत्रता पर नहीं होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। लोगों के हित जो है आपस में टकराने लग जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लग जाएगा, एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लग जाएगी, जो गलत हो जाएगा। और जो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर असहमति बढ़ेगी तो झगड़े बढ़ेंगे तो हिंसा बढ़ जाएगी समाज में, और इस तरीके से बिना प्रतिबंध के समाज में अव्यवस्था कायम हो जाएगी। तो इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है ताकि समाज में अव्यवस्था ना बन सके। अब उदाहरण के लिए सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर कोई क्रोध करता है तो ऐसा ही नहीं है, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उस पर जुर्माना आप पे लगेगा, ठीक है। और अगर उस पर जुर्माना ना लगा हो तो अगर तेज गाड़ी चला रहे हो, स्पीडिंग का कुछ नियम ना हो, आप कितनी भी तेज गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी समाज के अंदर। वहीं पार्किंग में जगह के लिए लड़ाई, पार्किंग में अगर चीजें फिक्स हैं, कौन कैसे कहाँ गाड़ी लगाएगा, बाइक कहाँ लगेगी, साइकिल कहाँ लगेगी, चार पहिया कहाँ लगेगा, बड़ी गाड़ी कहाँ लगेगी, सब तय है, तो सब अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे। बाइक वाला साइकिल की जगह पे नहीं लगा सकता, साइकिल वाला कार की जगह पे नहीं लगा सकता, ये स्वतंत्रता में प्रतिबंध है। लेकिन प्रतिबंध किसके लिए? व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है, ताकि किसी के बीच जो है असहमति ना हो, असहमति से झगड़े ना हो, और झगड़े से फिर हिंसा ना हो। और जमीन और मकान के विवाद के लिए भी काफ़ी सारे हर जगह प्रतिबंध लगे हुए हैं, और प्रतिबंध चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो, कानूनी मामलों का हो, तो इस तरह के प्रतिबंध लगा के आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है और किया जाता है ताकि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। तो मुक्त समाज के लिए क्या जरूरी है? अब यहाँ पे ये आता है कि भाई बिना प्रतिबंध का जो समाज है, मुक्त समाज के लिए, उसके लिए जरूरी क्या है? तो मुक्त समाज के लिए विचार, विश्वास, मत के अंतरों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ऐसा समाज जो फ्री माइंड हो, ठीक है, वहां पे आपको थॉट को एक्सेप्ट करना होगा, दूसरे के बिलीफ को एक्सेप्ट करना होगा, और अगर आपके मतों के बीच में, दोनों के थॉट के बीच में, अगर आप दोनों के थॉट के बीच में कोई डिफरेंसेस है तो उसको स्वीकार जो समाज करता है वो मुक्त समाज होता है। और ये मुक्त समाज की पहचान होती है जो सबके विचार को जो है मान्यता देता है। कानून और राजनीतिक प्रतिबंध जो होता है वो आपसी चर्चा और बहस को सुरक्षित बनाने के लिए होता है, वरना सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इस तरह के वाद विवाद होते हैं, इस तरह की बहसें होती हैं। अगर उसमें प्रतिबंध ना लगाया जाए तो व्यक्ति रोजाना आपस में लड़ने लग जाएंगे। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, और हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत ना हो, और असहमति में अगर कोई कानूनी प्रक्रिया ना शामिल हो कि लड़ाई झगड़े कानूनन अपराध है, ना शामिल हो, तो हम आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो ये प्रतिबंध जो होता है ये न्याय उचित प्रतिबंध है, ये जरूरी प्रतिबंध है, और ये निष्पक्ष प्रतिबंध है जो समाज को व्यवस्थित करने का काम करता है और स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का काम करता है, ताकि आप अनिश्चित स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचा सको, और दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा वगैरह करके समाज में अव्यवस्था उत्पन्न ना कर सको। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस की जो रोल होता है, मैंने बताया कि भाई अव्यवस्थित समाज ना हो जाए उसको रोकने के लिए ही प्रतिबंध है। तो ये क्या करता है? सबसे पहले हिंसा को नियंत्रित करता है, वायलेंस को कंट्रोल करता है, कानून और व्यवस्था को बना के रखता है जिससे हिंसा कंट्रोल होती है, और विवाद का निपटारा करता है। विवाद का निपटारा करने के लिए कौन है? कोर्ट है, पुलिस है, जो कि समाज में अव्यवस्था और हिंसा नहीं होने देती है। और दूसरी प्रतिबंध की भूमिका है विचारों का सम्मान। विचारों का सम्मान, भाई मेरी बात आपको पसंद नहीं आ रही है, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, चलो ठीक है, वी डिसएग्री विद ईच अदर,
कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे की बात से असहमत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो विचारों का सम्मान करना जरूरी है, यानी जो आप बोल रहे हो वो भी हो सकता है आपके स्तर तक ठीक हो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे स्तर तक ठीक है। मैं आपसे असहमति रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे लड़ने लग जाऊँ, ठीक है। दूसरों की राय को स्वीकार करना जरूर, असहमत हो सकते हो लेकिन उसको बोलने दो, बेसिकली ये स्वीकार करना है। अपने विचार दूसरों पर जबरन, मैं आपके ऊपर अपने विचार थोप नहीं सकता। जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे और मैं बोलूँ नहीं भाई इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह मैं आपकी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए मेरे ऊपर, मेरे फ्रीडम पे जो रिस्ट्रेन लगे हुए हैं, ताकि मैं आपके विचार का सम्मान करूं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल हैं, सभी की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल बने हुए हैं, हेट स्पीच को रोकने के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस बनी हुई हैं और आईटी एक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में जो है प्रतिबंध लगा रखा है कि आपने गाड़ी खरीद ली तो मर्जी नहीं है ना कि जितनी स्पीड में उतनी स्पीड में सवाल चलाओ। स्कूल वाली सड़क पे 10 की स्पीड होती है, 15 की स्पीड होती है, नॉर्मल रोड पे 40 की स्पीड होती है, हाईवे पे 80 की स्पीड होती है। तो ये नियम बने हुए हैं। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, वन, वर्ड्स और स्थान के आधार पर आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते। इसे हेट स्पीच कहते हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस बनी हुई है। तो इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, प्रतिबंध स्वतंत्रता को सीमित करते हैं या सुरक्षित करते हैं? तर्क संगत व्याख्या करिए। चलो आप इतना ही बता दो कमेंट में कि जो प्रतिबंध है वो स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं, कब्जे में लेने का काम करते हैं, या उसको सिक्योर और सेफ करने का काम करते हैं? सेफ, सिक्योर या लिमिटेड, बताओ क्या करते हैं? फिर मैं आपको, नहीं अगर सही हुआ तो बहुत बढ़िया है, गलत हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर मैं चैट बॉक्स में भी आपको समझाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया, हानि का सिद्धांत यानी हार्म प्रिंसिपल बाय J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये हार्म प्रिंसिपल दिया गया था, और हार्म प्रिंसिपल के द्वारा हम समझते हैं कि भाई स्वतंत्रता आखिर होती क्या है, ठीक है। हमने अभी शुरू से लेकर चैप्टर के एंड तक, अभी तक जो हम चलते हुए आ रहे हैं, हम अभी तक स्वतंत्रता को ही समझ रहे हैं, फ्रीडम को ही समझ रहे हैं। अब ये फ्रीडम हम समझेंगे J.S. मिल की जवानी, कि J.S. मिल आखिर क्या कहते हैं। तो जो J.S. मिल है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी 1859 में, 1859 में, 60 में एक कम 59 में, और उन्होंने हानि का सिद्धांत दिया। हानि का सिद्धांत आखिर है क्या? किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी के स्वतंत्रता को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेल्फ डिफेंस, यानी खुद की रक्षा। अगर खुद की रक्षा नहीं है और खुद की स्वतंत्रता को आप नहीं बचाने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को हनन कर रहे हो, तो वो सही नहीं होगा, ऐसा हानि का सिद्धांत मानता है। यानी कि किसी के कार्य को, यानी कि किसी के एक्ट को एक्ट करने की जो फ्रीडम है, कोई कुछ भी कर सकता है, सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उसको कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिर्फ सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। यानी कि वो उसको, किसी के एक्ट को सिर्फ इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि उसके एक्ट से किसी को हानि हो रही है, किसी को हानि हो सकती है, इसलिए उसको कंट्रोल किया जा रहा है। लाइक ट्रैफिक रूल और हेट स्पीच वाली जो हमने भी बात की थी। तो मिल के दो तरह के कार्य बताता है, जो J.S. मिल है वो दो तरह के कार्य बताता है अपने हानि के सिद्धांत में। एक स्व संबद्ध कार्य, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जो व्यक्ति खुद करता है, ठीक है, जो उसके खुद के एक्शन से वो खुद प्रभावित होता है। तो जो केवल खुद को प्रभावित करने वाले किसी के कार्य होते हैं, बाहरी जो पावर है उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि मैं अपने साथ कुछ कर रहा हूँ, लाइक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे गले में खराश हो रही है, तो ये जो मेरा एक्ट है वो मुझे खुद को प्रभावित कर रहा है, इससे किसी और की लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही है। तो मेरे इस एक्ट को कोई और आके रोक नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। वही उदाहरण भी दे रखा है मैंने कि क्या खाना खाना है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कैसे पढ़ाना है, कौन सा गाना मैं सुन सकता हूँ, कहाँ मैं सफ़र करना चाहता हूँ, किस गाड़ी में सफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जो मेरे खुद को इफेक्ट करने वाले जो एक्ट होते हैं,
वो संबद्ध कार्य होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, और इस तरह के एक्शंस पे कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, जो आप खुद के लिए कार्य कर रहे हो, जो कार्य आपको खुद को प्रभावित कर रहा है, उस पर कंट्रोल किसी के द्वारा नहीं किया, उसके लिए आप फुल्ली फ्री हो। ठीक है, पर दूसरा एक कार्य होता है पर संबद्ध कार्य। पर संबद्ध कार्य क्या? अदर रिगार्डिंग एक्शंस, ऐसे एक्शन जिसका प्रभाव, एक्शन आप कर रहे हो लेकिन प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, जो दूसरों को प्रभावित करे या नुकसान भी पहुंचाए, ऐसा कार्य। तो ऐसे कार्य को बाहरी सत्ता यानी राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो आपके द्वारा किए गए कार्य से दूसरे की स्वतंत्रता को अगर हानि हो सकती है, तो उस हानि को रोकने के लिए सरकार आपकी फ्रीडम पर जो रिस्ट्रेन लगा सकती है। लाइक किसी को चोरी करना पसंद है, किसी को हिंसा करना पसंद है, कोई धोखाधड़ी में महारत हासिल कर चुका है, तो ऐसे लोग ऐसा काम करके किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को उस हानि को दूसरे व्यक्ति पे वो हानि ना पहुंचे, उसको रोकने के लिए, ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए, ऐसे व्यक्ति को कार्य को रोकने के लिए राज्य नियम कानून व्यवस्था स्थापित करता है। तो बेसिकली दो तरह के कार्य होते हैं जेएस मिल के द्वारा। एक, आप ऐसा एक्शन करते हो जो खुद को प्रभावित करता है, एक आपका एक्शन जो दूसरे को प्रभावित कर सकता है। तो तेज गाड़ी चलाने से आप खुद को तो प्रभावित करेंगे। सड़क पे अगर रेड लाइट है और तेज गाड़ी आप चला रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। और इस प्रभाव को रोकने के लिए, इस डैमेज को रोकने के लिए सरकार नियम कानून बना सकती है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना पसंद है जिसके करने से आपके खुद के शरीर पे हानि नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड लेवल तक, तो आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप फुल्ली फ्री हो, खाने पीने, नहाने धोने, गाने कूदने, खेलने। ठीक है, अगर उसमें कोई कंट्रोल करता है तो ये सही नहीं है, वो राज्य भी नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। तो भाई जेएस मिल क्या कहते हैं? दो तरह के उन्होंने कार्य बता दिए। पहला, खुद के लिए आप कर रहे हो, दूसरा दूसरे के लिए। खुद के लिए कर रहे हो, सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हो, सरकार पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन उसमें अब हानि की बात हो रही है। अब दो तरह की हानि की बात हो रही है। पहली हानि, छोटी मोटी हानि। छोटी मोटी हानि के लिए कानूनी दंड की बात नहीं कही है इन्होंने, सामाजिक असहमति यानी सोशल डिसअप्रूवल ही काफी है। समाज उसे नकार दे, उसके द्वारा किए गए कार्य को नकारे और उसकी अवहेलना करे। ठीक है, तो जैसे ऊंची आवाज में संगीत बजाना पड़ोसियों को परेशान कर सकता है, लेकिन आप चाहो तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये एक टॉट है, अपकृत्य है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप उसे समझा भी सकते हो, बुझा भी सकते हो, मान जाएगा तो आवाज बंद कर देगा, और समाज के सभी लोग मिलके उसको रोक भी सकते हैं। पुलिस को बुलाने की यहाँ जरूरत नहीं होती है, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके पास ऑप्शन है, पुलिस बुला सकते हो। लेकिन गंभीर हानि, अब गंभीर हानि क्या है कि भाई कोई ऐसा एक्ट जिसके द्वारा दूसरों की लाइफ पे भारी नुकसान पड़ा है। अब लाइक चोरी चकारी लूटपाट हत्या, है ना, तो इसमें कानूनी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बड़े लेवल पे लगाए जा सकते हैं और लगाए गए हैं। ये बात जो है 1859 में अपनी किताब ऑन लिबर्टी में जेसमिल ने लिखी है। समझ लो ये बात जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, तो कानूनी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आज हत्या अगर कोई करता है तो उसके ऊपर भाई धारा 100 101 लगती है बीएनएस की। तो जब लगती है तो उसको सजा होती है उम्र कैद, यहां तक कि फांसी की भी सजा हो सकती है। तो उस पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए हैं गंभीर हानि के लिए। उदाहरण के लिए हेट स्पीच कोई फैलाता है या हिंसा भड़काता है, तो ये भी गंभीर हानि के रूप में आता है, और इसमें भी जो सरकार है और जो राज्य है वो कानूनी प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और लेकिन अब बात यहाँ आती है, जो प्रतिबंध लगेगा वो न्याय उचित प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स होने चाहिए। प्रतिबंध उचित होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्रता की सामान्य स्थिति को नष्ट ना करे। कि आप जो सरकार जो प्रतिबंध लगाए या कोई समाज प्रतिबंध लगाए, तो वो प्रतिबंध ऐसा होना चाहिए ताकि वो उस व्यक्ति की जो सच्ची स्वतंत्रता है, अच्छी स्वतंत्रता है, बेहतर स्वतंत्रता है, वो प्रभावित ना हो। रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूं आपको,
कि सौ संबंध यानी कि सेल्फ इफेक्टेड जो एक्शंस होते हैं, उसमें क्या है कि कॉलेज में किसी से दोस्ती करना ये आपका निजी निर्णय है, ठीक है, इससे आपकी खुद की लाइफ इफेक्ट हो रही है, इससे किसी और की लाइफ प्रभावित नहीं हो रही है। पर संबंध यानी कि दूसरों को इफेक्टिव करने वाले एक्शन, किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना, ये एक तरीके से हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाती है, और ऐसी कैटेगरी को क्रिमिनलाइज, पिनलाइज यानी कानूनी प्रतिबंध लगाकर इसे रोका जाना जरूरी होता है, और ऐसे एक्शंस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और न्यायोचित तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये जीएस मिल का हानि का सिद्धांत था, बिल्कुल प्यारे तरीके से उसने बताया कि भाई हानि क्या होती है, कितने तरह के कार्य होते हैं, और उस कार्य में जो दूसरे कार्य में अगर कुछ दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है तो छोटे मोटे नुकसान पे सामाजिक असहमति होती है, और बड़े नुकसान पे कानूनी प्रतिबंध होता है, जो प्रतिबंध न्यायोचित होना चाहिए। इस तरीके से आप जेएस मिल के सिद्धांत को समझ के लिख सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं, ठीक है। परिधानों पे प्रतिबंध, बुक के अंदर एक पॉइंट है कि कपड़े क्या पहने, किस तरह के कपड़े पहने, और किस तरह के कपड़े ना पहने। परिधान मीन्स कपड़े, क्लोथ्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे कुछ कपड़े अलाउड नहीं होते हैं, और वो प्रतिबंध सही है या नहीं है इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं छोटा सा एग्जांपल कि धार्मिक स्थल, खासकर रिलीजियस स्थल पे छोटे लेवल के कपड़े, छोटे स्तर के कपड़े पहन के जाना सही नहीं माना जाता है, और कहीं ना कहीं वो प्रतिबंधित भी माना जाता है। सामाजिक असहमति होती है वहां पे, समाज उसको अस्वीकार्य मानता है कि भाई छोटे कपड़े पहन के आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, चर्च का तो सॉरी मुझे आइडिया नहीं है, शायद वहां पहन के जा सकते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से धार्मिक स्थल पे छोटे स्तर के कपड़े पहन के लोग नहीं जाते हैं, ये सही नहीं माना जाता है, सोशल डिसअप्रूवल इसमें मिलता है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि परिधानों पर प्रतिबंध, ये भी बुक के अंदर से लिया गया है, ठीक है, मैं अपनी साइड से नहीं बता रहा हूं, और है इसमें। तो क्या कपड़े पहनने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जायज है? आप जो कपड़े पहनते हो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या? सही है वो? तो इसके विभिन्न उदाहरण हैं। तो एक माओ के दौरान, जब माओ का शासन था चीन में, उस दौरान सभी को माओ सूट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तर्क क्या दिया गया था कि समानता की अभिव्यक्ति होगी, इक्वलिटी का एक्सप्रेशन होगा। बट क्या आपको क्या लगता है, क्या ये स्वतंत्रता का हनन है या नहीं है? सानिया मिर्जा का एक मैटर आया था जिसमें मौलवी ने फतवा जारी किया था कि उनके कपड़े के खिलाफ फतवा जारी किया था कि जिस तरह की वो सानिया मिर्जा कपड़े पहनते हैं वो सही नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है। तो क्या धार्मिक नेता को यह अधिकार है कि वो किसी के कपड़े के खिलाफ इस तरह का बयान दे? वहीं क्रिकेट टेस्ट मैच जब होता है, टेस्ट मैच अगर आप देखते हो, आपने देखा है, तो उसमें आपको पता होगा कि सभी खिलाड़ी जो है सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, दोनों टीम के खिलाड़ी, ठीक है। जनरल मैचेस में क्या होता है कि दोनों टीम अपने अपने कलर के कपड़े पहनती है। इंडियन जर्सी ब्लू कलर की होती है, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन एंड येलो होती है, पाकिस्तान की ग्रीन होती है, और अफ्रीका की अलग अलग किस्म के कपड़े होते हैं, बेसिकली अलग अलग कलर। बट जो टेस्ट मैच होता है उसमें सभी खिलाड़ी जो होते हैं दोनों टीम के, वो सफेद कपड़े पहनते हैं। सवाल ये नियम आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा बनाया गया है, तो क्या ये नियम उचित है? आपको क्या लगता है? वहीं स्कूल की यूनिफॉर्म, छात्रों को तय वेशभूषा यानी कि जो ड्रेस कोड बताया गया है उसी ड्रेस कोड में स्कूल में रहना होता है। तो अब आप बताओ, क्या ये आजादी पर अंकुश है? ये 4 एग्जाम्पल दिए मैंने। अब इस 4 एग्जाम्पल में से कौन सा प्रतिबंध सही है, कौन सा प्रतिबंध गलत है, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे समझ आए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली टिक मार देता हूं, शायद आपको थोड़ा इशारा आ जाए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। परिधानों का प्रतिबंध, इसी में ही सोचो और बताओ। अच्छा, मैंने ही क्वेश्चन लास्ट में बना रखा था कि प्रतिबंध लगाने का अधिकार आखिर है किसे? कौन प्रतिबंध लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है क्या?
कोई धार्मिक नेता या राज्य या खेल संस्था है, कोई भी लगा सकता है। क्या हर प्रतिबंध अन्यायपूर्ण होते हैं या हर प्रतिबंध न्यायपूर्ण होते हैं? ये 3 सवाल मैंने आपके सोचने के लिए लिखे थे। आप इन 3 सवालों को देखिए, वो जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया था उसको समझिए और मुझे बताइए कि क्या प्रतिबंध लगाने का अधिकार आखिर है किसके पास? नेता के पास है, किसी धार्मिक रिलीजियस नेता के पास है, लीडर के पास है, स्टेट के पास है या खेल इंस्टीट्यूशन के पास है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के पास है? और क्या हर प्रतिबंध जो है अन्यायपूर्ण होते हैं या न्यायपूर्ण होते हैं? ये बताइए। शायद ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का और ये जो है हमारा नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है और इनके बीच अंतर क्या है, अब हम इसको समझेंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये आपका बुक के अंदर 2.5 पॉइंट अगर आप चेक करेंगे इंग्लिश वाले में, हिंदी में भी 2.5 वाला पॉइंट ही होगा, तो वो हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा हम पहले समझते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि भी किसी के ऊपर कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी बाहरी हस्तक्षेप का उसके ऊपर अभाव होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, किसी की भी स्वतंत्रता पर कोई भारी अभाव हस्तक्षेप करके उसकी स्वतंत्रता का हनन कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा पवित्र क्षेत्र जहां कोई हस्तक्षेप ना करे, यह मेरा काम है और मैं जैसे चाहूं वैसे करूंगा, यानी कि मेरी मर्जी जहां डिसाइड होती है, जहां तक मैं फ्री हूं, मुझे फ्री में मतलब मुझे फ्री में नहीं, मुझे फ्री कर दो, मुझे कोई रोको टोको नहीं, ठीक है? कोई रोकेगा टोकेगा तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो नेगेटिव लिबर्टी यही कहती है कि किसी की भी फ्रीडम पर जो है बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये होता है अहस्तक्षेप जोन, अहस्तक्षेप का क्षेत्र यानी जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी सेम आप अपनी पसंद का त्यौहार मना सकते हो, आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हो। अगर इस नकारात्मक स्वतंत्रता को आप समझने की कोशिश करो तो जेएस मिल का जो पहला था, जो एक्शन स्वयं को प्रभावित करता है, स्व संबंध कार्य होते हैं, वो यही है कि आप का जो एक्शन है जो आपको ही प्रभावित कर रहा है, ऐसा एक्शन नकारात्मक स्वतंत्रता का पार्ट है। और ऐसा एक्शन जो आपके खुद को प्रभावित कर रहा है उसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप अगर नहीं होती है तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। तो अब सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि कुछ करने की स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी किसी को आपकी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप ना करने देना, और नकारात्मक स्वतंत्रता कि आपकी स्वतंत्रता पर किसी को हस्तक्षेप ना करने देना, और सकारात्मक स्वतंत्रता कि आपको कुछ करने की स्वतंत्रता देना, फ्रीडम टू डू समथिंग, यानी खुद पे शासन यानी खुद पे रूल करने की पावर होगी आपके पास। व्यक्ति के विकास के लिए सकारात्मक परिस्थिति अनिवार्य है। भाई आपको कुछ करने की स्वतंत्रता है लेकिन उसके लिए परिस्थिति भी यानी कि कंडीशंस भी होनी चाहिए। कंडीशंस कैसी? भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक समर्थन जरूरी है, इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए कुछ अनिवार्य चीजें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट किसी इंडिविजुअल को मिलता है तो वो कुछ करने के लिए अग्रसर होता है यानी आगे बढ़ता है और वो कुछ कर पाता है। और इस कुछ कर पाने के लिए कुछ सकारात्मक परिस्थितियां जरूरी हैं, और ये देने का काम कौन करेगा? ये देने का काम करेगा आपका वन एंड ओनली राज्य, ठीक है? यानी आपका समाज ही ये देगा और ये अनिवार्य चीज पूर्ति करने का काम समाज का होता है। उदाहरण के तौर पे शिक्षा अगर किसी को पानी है, किसी को कोई स्वतंत्र है, फ्रीडम टू डू गेट एजुकेशन, तो उसके लिए स्कूल तो होना चाहिए ना। स्कूल कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर कोई किसी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको अगर बोलना है तो उसके लिए स्टेज तो देना पड़ेगा ना, मंच देना पड़ेगा बोलने के लिए। अगर बोलने के लिए मंच ही नहीं देंगे, कोई कुछ कहना चाहता है और उसे कहने ही नहीं देंगे, तो फिर सकारात्मक स्वतंत्रता उसकी प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ हम समझते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, और सकारात्मक स्वतंत्रता कि आप
स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकें। एग्जाम पॉइंट से मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में अंतर आपको क्लेरिफाई करना है, और भारतीय संविधान में दोनों के उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप इजीली दे सकते हो भाई, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये दोनों उदाहरण हैं। एक आर्टिकल 21 के अंदर आता है और एक आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19, और ये 19 है, ठीक है, 19 एक एक, और ये अपना 21 और शायद का 3 है। ठीक है, तो आप जब हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे अगली बुक जो है, तो मैं आर्टिकल आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, शिक्षा का अधिकार आपको संविधान में दिया गया है, और बोलने का भी अधिकार आपको संविधान में दिया गया है, और वो अधिकार मुझे प्राप्त है, और उस बोलने के अधिकार से ही मैंने ये मंच तैयार किया, और मंच पे मैं आपके सामने अपनी बात को रख पा रहा हूँ, और मैं अपनी सकारात्मक यानी पॉजिटिव लिबर्टी का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। आप बताइए कि क्या मैं अपनी पॉजिटिव लिबर्टी का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो मेरा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आगे भविष्य में कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक कर सकूं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। हाँ, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसकी भी मैंने बात की थी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर होती क्या है? तो वॉल्टर नाम का एक हमारे फिलोसोफर हैं, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके। वॉल्टर कहते हैं कि तुम जो कहते हो उसका मैं समर्थन नहीं करता, मतलब तुम जो कह रहे हो या आपके लिए मैं जो कह रहा हूं उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यानी कि तुम जो कह रहे हो शायद हो सकता है मुझे पसंद ना आए, लेकिन तुम बोलते रहो, इस बात की आज़ादी तुम्हें है, और तुम्हें कोई रोकता है तो तुम उस रोक को हटाने के लिए और तुम्हारे बोलने के अधिकार को बरकरार रखने के लिए मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। ये इतनी बड़ी बात वॉल्टर ने अपनी फिलॉसफी में कही थी कि जो तुम कहते हो मैं उसका समर्थन, मतलब बात पसंद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, डिसएग्री कर रहा हूं, लेकिन तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा अधिकार है, और तुम्हारा ये अधिकार कोई छीन ना ले, इसके लिए मैं तुम्हारा समर्थन हमेशा करूंगा और तुम्हारे अधिकार के बचाव की रक्षा हमेशा करूंगा। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तुम बोलो जो मन में है बोलो, लेकिन इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अगली जब हम स्वतंत्रता वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जेएस मिल के 4 तर्क हैं। 4 तर्क क्या हैं? कोई विचार पूरी तरह गलत नहीं होता, ठीक है, यानी कि आप जो कुछ कह रहे हो या मैं कुछ कह रहा हूं, हो सकता है आपको सही नहीं लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। हर विचार में सच्चाई का कोई ना कोई तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित करें तो सच्चाई का अंश भी खो देंगे। गलत विचार को मतलब जो आपको गलत लग रहा है उस विचार की बात हो रही है यहाँ पे, कि मतलब कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता, और आपको जो सही नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रतिबंधित कर दो, और अगर ऐसा कोई करता है तो सच्चाई कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात देते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, तर्क देते हैं जेसमिल कि सत्य विरोधी विचारों के टकराव से जन्मता है, यानी कि जब तक विरोधी विचार आपस में नहीं होंगे तब तक सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सत्य जो है, सच जो है वो बहस और चर्चा से उभरता है। आज जो गलत लगता है वो सही विचार के उदय में सहायक हो सकता है। यानी कि अगर आज मैंने कुछ आपको कहा, आपको गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में सच हो, या सच को उत्पन्न करने का जो है कारक या सहायक बन जाए। जैसे कि भाई एक महान दार्शनिक बोल लो या साइंटिस्ट बोल लो, गैलीलियो, उन्होंने कहा था कि भाई जो चांद है वो धरती की परिक्रमा करता है, लेकिन उस समय के कट्टर धार्मिक लोगों ने उनकी इस बात को नकारा और इस बात को धर्म विरोधी माना, और उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी
उनसे छीनी और उन्हें जहर पीने पे बेबस किया। मेरे ख्याल से यही स्टोरी है और होप ये स्टोरी सच हो, गैलीलियो की स्टोरी होगी। तो भाई तुम्हें गलत लग रही थी उसकी बात, तो उसको मारना जरूरी थोड़ा ना था। आज तो सच है ना, और सच का सहायक भी है वो, ठीक है। तो सत्य विरोधी विचारों के टकराव से जन्मता है। जब दो विचार आपस में टकराते हैं तभी सच पैदा होता है, ये जेसमिल कहते हैं। और बहस हमेशा जरूरी है। जेसमिल का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहस हमेशा जरूरी है। सत्य भी रूढ़िवादी हो सकता है, डोगमा बन जाता है। विरोधी विचार के सामने रखने से ही सत्य विश्वसनीयता सिद्ध करता है। जब दो विचार आपस में टकराते हैं, ये वही बात आगे कह रहा है कि डिबेट को होने दिया जाना चाहिए। जब डिबेट होगी तो जो ट्रुथ है वो प्रिवेल होगा, और अगर डिबेट को होने ही नहीं दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा, समाज स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जेसमिल कहते हैं एक तर्क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। और लास्ट कहते हैं हम पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते, मतलब कोई भी पूरी तरह सर्टन नहीं है। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच है, या सामने वाला कह रहा है तो जरूरी नहीं वो भी पूरा सच है। जो आज हमें सत्य लगता है वो भविष्य में गलत साबित हो सकता है, और दमनकारी समाज संबंधित ज्ञान के लाभ से वंचित रह सकता है। यानी कि जो सच को दबा रहा है वो समाज भविष्य में सच पा ही नहीं पाएगा। इसलिए जो बहस हो रही है या जो कोई व्यक्ति बोल रहा है उसे बोलने दो, और उस विचार को आप असहमत हो, अच्छी बात है, असहमत रहो, लेकिन उसको बोलने की आज़ादी उससे मत छीनो। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जेसमिल द्वारा दिए गए 4 तर्क हैं, और ये 4 तर्क आप समझ लीजिए तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, ये संदर्भ आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये इसका व्यवहारिक रूप हम तब समझेंगे जब हम स्वतंत्रता वाला चैप्टर संविधान वाली बुक में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसे खत्म करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ उदाहरण हमारी बुक में दिए गए हैं। एक दीपा मेहता की फिल्म वाला दिया गया है। वाराणसी में वो फिल्म बनाना चाहती थी, विधवाओं पर फिल्म बनाना चाहती थी। उसकी फिल्म का विरोध हुआ, फिल्म वाराणसी में नहीं बन सकी, बाद में कहीं और बन गई। देखो, विरोध हुआ उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं छीनी गई, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसे पूर्ण दूसरी जगह पे उसे फिल्म जब बन गई तो वो उसे दूसरी जगह पे उसकी स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन अगर वो वाराणसी में ही बन जाती तो क्या हो जाता। लेकिन विरोध हुआ और विरोध के कारण उसकी फिल्म वाराणसी में नहीं बन पाई, जो कि विधवाओं पर बननी थी। और कुछ अन्य उदाहरण है। आवरे मेनन द्वारा रामायण रीटोल्ड एक मूवी बनाई गई थी, वो उस पर रोक लगा दी गई। सलमान रुश्दी द्वारा द सैटेनिक वर्सेस शायद लिखी गई थी, उस पर रोक लगा दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइम जो फिल्म थी उस पर भी रोक लगा दी गई। ये चारों जिक्र दीपा मेहता की फिल्म का और आवरे मेनन का, सलमान रुश्दी का, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइम का, ये सारी हमारी बुक के अंदर दी गई है। और आपकी बुक में से ही मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक कॉलम है उसमें से निकाल के ये जो है नोट्स तैयार किया है। तो अब यहाँ अहम सवाल ये होता है, क्या रोक कभी नहीं लगानी जानी चाहिए? यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर रोक क्या लगा ही नहीं जानी चाहिए, या जो रोक है यानी सेंसरशिप है उसका रोल क्या होना चाहिए? रोक कब सही है और कब नहीं है, इसके बारे में बताओ। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या इसमें रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए, हाँ या ना में बताना। सेंसरशिप का क्या रोल है? सेंसरशिप का रोल यही है कि कुछ जो बनता है या कोई अपनी बात को अभिव्यक्त करता है उस बात पर रोक लगाना ही उसका रोल है। फिल्म सेंसरशिप में फिल्म में जो सीन वगैरह कटते हैं वो सेंसरशिप होती है। तो सेंसरशिप का रोल क्या होता है? किसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाना। तो रोक लगाना कब सही है कब नहीं है ये आप मुझे बताइए।
कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर को यहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और तो अब हम एंड में पहुंच चुके हैं और हमने ये कुछ 5 चीजें आज के चैप्टर में सीखी हैं और ये आपके सामने है। हमने स्वतंत्रता का आदर्श समझा है, हमने स्वतंत्रता की परिभाषा समझी, हमने स्वराज की परिभाषा समझी, हमने जेएस मिल के हानि के सिद्धांत को समझा और नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता को हमने समझा। इसके अलावा हमने लास्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा सा डिटेल में समझा। ठीक है, अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके आप चाहे तो कमेंट में मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद लिखेंगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जब प्रैक्टिस होती है तो चीज़ें अपने आप डिफाइन होने लग जाती है, क्लियर होने लग जाती है, सर्टन होने लग जाती है। तो क्वेश्चन 1 है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख अंतर बताओ। ठीक है, 2 अंतर बताने। जीएस मिल के हानि के सिद्धांत को स्पष्ट करें। स्वतंत्रता और प्रतिबंध एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इस कथन की व्याख्या करके मुझे कमेंट करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे। सवाल का जवाब अच्छा होगा तो लाइक दूंगा, हार्ट दूंगा, गलत होगा तो उसको कमेंट में ही ठीक करके दूंगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कमेंट करें। और वीडियो का एंड करने से पहले राजनीतिक सिद्धांत की अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी इक्वालिटी पे, यानी समानता पर। और इसके अंदर जो है हम कुछ 6 चीजों पर चर्चा करेंगे। ये 6 चीजें ही हैं इस चैप्टर के अंदर भी, कि इक्वालिटी है क्या, व्हाट इज इक्वालिटी, समानता क्या है, क्या समानता का मतलब सबसे एक जैसा बर्ताव है, एक जैसा बर्ताव सबके साथ करेंगे तो वही समानता है। क्या हम असमानता को कैसे समान कर सकते हैं, हम असमानता को कैसे कम कर सकते हैं, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक समानता में क्या फर्क होता है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समानता के 3 आयाम हैं, इन्हें हम समझेंगे। और विभिन्न विचारधाराओं का हम अध्ययन भी करेंगे समानता को पढ़ते समय। जो विचारधाराएं समाजवादी विचारधारा, मार्क्सवादी, उदारवादी और नारीवादी, इन 4 तरह की विचारधाराओं का हम अध्ययन भी करेंगे समानता के इस चैप्टर को पढ़ते समय। तो होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई पॉलिटिकल थ्योरी की 2nd चैप्टर आसानी से समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो कोशिश करना वीडियो को एक बार और देख लें, एक बार और देखेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूं और कोशिश में कोई कमी है तो उसको अगर आप मेरे सामने रखेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि मैं उसे ठीक करके वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और शायद वो वीडियो आपको आई बटन में, इधर की तरफ आई बटन में दिख रही होगी, क्लिक करके झट से आप उस पर जाइए। नहीं जाना चाहते तो इसी वीडियो में प्रैक्टिस करिए। बाय।